Hey everyone, welcome to the channel. So today in this video I am going to start a completely new topic in macroeconomics that's called theory of employment and output. Very important unit. इसमें हम basically दो theories पढ़ते हैं. एक होती है classical theory and the second one is Keynesian theory, right? In this video I am going to cover the complete classical theory. Let's start with that. सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बेसिकली हम उन सभी इकोनॉमिस्ट को कहते हैं जो कि केन्स से पहले एग्जिस्ट करते थे. एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लॉर्ड रॉबिन्स, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं. इनकी बिलीफ क्या थी? इनकी बिलीफ थी कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, राइट? आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे रहती है. इनके अकॉर्डिंग नॉर्मल सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट ही रहेगी. अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एक डेविएशन है, वो अपने आप वापस से नॉर्मल में आ जाएगी. ये इनका बिलीव था. और ये एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होती है? दिस एम्प्लॉयमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द लेबर मार्केट. दिस वाज द बिलीव ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. Assumptions. So some of the assumptions of the economist are: number one, I have told you, there is full employment in the economy. Number two, wage rate is equal to marginal productivity of labor. इसका मतलब है लेबर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितनी वो प्रोडक्टिविटी देगा, राइट? मनी डज नॉट मैटर. मनी का अपना कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कंप्लीट चॉइस ऑफ फ्रीडम है. कंज्यूमर्स अपनी मर्जी से डिसीजंस लेती हैं, सप्लायर्स अपनी मर्जी से डिसीजंस लेती हैं, और डिमांड और सप्लाई बिल्कुल फ्रीली काम करते हैं. द लास्ट थ्री फीचर्स दैट आई हैव मेंशन, देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देयर इज़ कंप्लीट चॉइस ऑफ फ्रीडम एंड मार्केट फोर्सेज अपने आप काम करते हैं. इन्हें हम लेज़र-फेयर भी कहते हैं. लेज़र-फेयर का मतलब होता है वेयर एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रीली, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस नहीं है. सो कैन यू सी, ये जो अजम्पशंस हैं बहुत ही आइडियलिस्टिक अजम्पशंस हैं. बहुत ही आइडियल सिचुएशन माना गया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेबर को एग्जैक्टली उतने पैसे मिल रहे हैं जितनी उनकी प्रोडक्टिविटी है, मनी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. सो दीज वर द अजम्पशंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी. नेक्स्ट, इसमें क्लासिकल थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेज लॉ ऑफ डिमांड. ये एक इकोनॉमिस्ट थे, JB से. इन्होंने एक लॉ दिया था. इनका लॉ ऑफ डिमांड कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. मतलब इनका मानना था अगर इकोनॉमी में सप्लाई है, अगर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो लोग अपने आप गुड्स खरीदेंगे. फॉर देम डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर सप्लाई मार्केट में होगी. दिस वॉज द क्लासिकल लॉ ऑफ डिमांड. सेज लॉ ऑफ डिमांड से दो चीज़ें निकल के आती हैं. सेज लॉ ऑफ डिमांड से हम दो चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हैं. नंबर वन, नो ओवर एंड नो अंडर प्रोडक्शन. अगर से का लॉ माना जाए, अगर से का लॉ जो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, तो उससे एक चीज़ तो पक्की है कि कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी और कभी भी अंडर प्रोडक्शन नहीं होगी. जैसे कि लेट्स से सप्लाई क्या होती है? मार्केट में सप्लाई होगी, जितने उन गुड्स की वैल्यू होगी उसी को हम सप्लाई कहते हैं, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स. वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स कितनी होगी? यानी कि एक सप्लायर प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू रखेगा? जितनी उसकी कॉस्ट है. बिकॉज हमें पता है इकोनॉमिक्स में हम प्रॉफिट्स को भी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं. सो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वी नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. हमें पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. उनको जो पैसे हम देते हैं उसी को कॉस्ट कहते हैं. तो ये हो गया हमारा कॉस्ट. क्या ये कॉस्ट फैक्टर इनकम भी होती है? यस, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है यूनिट्स में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो प्रोड्यूसर्स फैक्टर कॉस्ट बियर करते हैं वो पैसा हाउस होल्ड को मिलता है, राइट? हमने पढ़ा था क्योंकि हाउस होल्ड्स ही ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेबर कहाँ से आती है? घर से आती है. लैंड किसके पास है? ओनर्स के पास है. कैपिटल कहाँ से आता है? ओनर्स, लोगों के पास से आता है. सो हमें पता है कि ये जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं ये फैक्टर इनकम भी होते हैं. सो रेंट, वेजेस प्लस इंटरेस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू फैक्टर इनकम. क्या ये फैक्टर इनकम जब हाउस होल्ड के पास आ जाएगी तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे? यस, फैक्टर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर को ही तो हम डिमांड कहते हैं. डिमांड क्या है? कि हम मार्केट में जाके कितने गुड्स, कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं. सो दैट्स डिमांड. तो अगर इन सभी इक्वेशंस को इक्वेट किया जाए, सो वी कैन से टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड. सो जो से का लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड आएगी. तो इसका मतलब कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा और कभी भी अंडर प्रोडक्शन नहीं होगा. ये फर्स्ट थिंग है जो हम से लॉ से डिराइव करते हैं. सेकेंड थिंग है कि कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती.
क्योंकि लेबर को उतने पैसे मिल रहे हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं, यानी कि डिमांड विल ऑलवेज बी इक्वल टू सप्लाई। इनके अकॉर्डिंग लेबर मार्केट में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। ऑल्दो ये मानते हैं दैट देयर विल बी ऑलवेज बी फुल एम्प्लॉयमेंट, बट कभी कभी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कुछ लोग शायद खुद ही काम नहीं करना चाहते, पीपल आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, या फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि जब हम जॉब स्विच करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारे पास जॉब नहीं होती है, उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो ऑल इन ऑल सेज लॉ यानी फिर और वी कैन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इकोनॉमी में। जितनी लेबर की सप्लाई होती है उतनी ही लेबर की डिमांड होती है, या जितनी लेबर की डिमांड होती है उतनी ही लेबर की सप्लाई होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता इकोनॉमी में कि बहुत टाइम तक लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये इनका मानना था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिकल मॉडल। क्लासिकल मॉडल क्या कहता है? क्लासिकल मॉडल समझने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एंड नंबर टू, लेबर मार्केट क्या होती है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, वो यही कहता है कि नेशनल आउटपुट, क्योंकि हम यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक फर्म के आउटपुट या एक कंपनी के आउटपुट की बात नहीं करते, हम एक पूरी कंट्री के आउटपुट की बात करते हैं। तो नेशनल आउटपुट डिटरमाइन किया जाता है कैपिटल से और लेबर से। कैपिटल फिक्स है, टेक्नोलॉजी फिक्स है, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और क्योंकि हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि ये एक शॉर्ट रन फ्रेमवर्क है, तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह ऑपरेट करेगा। रिमेंबर, आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ा है, और उसमें हमें पता है कि प्रोडक्शन फंक्शन कैसे बनता है। एग्जैक्टली सेम यहीं पे भी वैसे ही प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा, क्योंकि हमारी अजम्पशन सेम है। कैपिटल फिक्स है, टेक्नोलॉजी फिक्स है, पॉपुलेशन फिक्स है, और ये शॉर्ट रन फ्रेमवर्क है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे आता था लेबर और वाई एक्सिस पे आता था आउटपुट, और ये था हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। राइट, सो क्लासिकल मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे ही बनता है। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द कंप्लीट इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी का प्रोडक्शन फंक्शन है। वाई एक्सिस पे जो आउटपुट दिख रहा है वो नेशनल आउटपुट है, यानी कि पूरी कंट्री कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, और एक्स एक्सिस पे जो लेबर दिख रही है ये फुल कंट्री में कितनी लेबर अवेलेबल है, ये वो दिखा रही है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल। सेकेंड क्लासिकल मॉडल में चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट, एज वी नो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितनी लेबर की सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है, हमेशा यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा। सो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड देखते हैं कैसे डिटरमाइन होती है। सबसे पहले बात करेंगे लेबर सप्लाई के बारे में। अब आप बताइए, लेबर सप्लाई क्या वेजेस पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल, जितनी वेजेस होंगी उतनी ही लेबर की सप्लाई होगी, और हमें ये भी पता है कि ये एक पॉजिटिव फंक्शन होगा। जितनी ज़्यादा वेजेस होंगी सप्लाई उतनी ही आएगी, बिकॉज पीपल विल बी विलिंग टू डू द वर्क। अगर आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, पीपल विल बी विलिंग टू डू द वर्क। तो लेबर सप्लाई कर्व इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन। सो लेट अस ड्रॉ दैट कर्व नाउ। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो लेबर ही है, और वाई एक्सिस पे हमने डाली है वेजेस, एंड लेबर सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेजेस इंक्रीज होंगी लेबर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, सेकेंड आता है लेबर डिमांड। लेबर डिमांड भी वेजेस पे ही डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर भी जब नया लेबर को हायर करने जाता है वो यही देखता है कि ये कितनी वेज डिमांड कर रहा है। राइट, सो लेबर डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेजेस, और ये एक इन्वर्स फंक्शन होगा। जितनी ज़्यादा वेजेस होंगी, जितनी लेबर एक्सपेंसिव होगी, उतनी लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये होगा हमारा लेबर डिमांड फंक्शन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग लेबर वहीं पे डिटरमाइन होगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा लेबर वहीं पे डिमांड होगी। राइट, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की अजम्पशंस के अकॉर्डिंग ये हमारा फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, कभी भी ऐसा नहीं है दैट पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये जो वेजेस डिटरमाइन हो गई हैं मार्केट में, इन्हें हम रियल वेजेस कहते हैं, यानी कि मार्केट में लेबर का ये प्राइस चल रहा है। राइट, सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द टू कंपोनेंट्स। हमने पढ़ लिया एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन
और हमने पढ़ लिया लेबर सप्लाई और डिमांड, यानी कि हमने लेबर मार्केट को स्टडी कर लिया। अब इन दोनों को हम क्लब करके इन दोनों को क्लब करके हम डिटरमाइन करेंगे कि कंट्री में आउटपुट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट डू वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाउंड द नेशनल आउटपुट। सो लेट अस सी, अब देखेंगे आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। सो ये है हमारी लेबर मार्केट, ये हम ग्राफ पहले कर चुके हैं। दिस इज़ द लेबर सप्लाई कर्व, दिस इज़ द लेबर डिमांड कर्व, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पे आपकी रियल वेजेस डिसाइड होती है। और ये था हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन जो कि हमने स्टडी किया है। अब देखिए, लेबर मार्केट में डिसाइड होगा कि कितनी लेबर काम करने के लिए रेडी है, जो कि हमें दिख रहा है कि एल लेबर काम करने के लिए रेडी है। अब यही एल लेबर डिसाइड करेगी कि कंट्री में आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इस ओ एल को नीचे ले आएंगे और यहाँ पे डिटरमाइन होगा कंट्री का नेशनल आउटपुट। दिस इज़ हाउ द आउटपुट एंड द एम्प्लॉयमेंट was determined under the classical theory, right? Under the classical theory, this is how the determination of employment and output was done. So इनकी कुछ बहुत सारी अनरियलिस्टिक assumptions थी कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है, सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट करेगी। एज वी कैन सी, क्लासिकल थ्योरी में सप्लाई साइड को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लेबर पे फोकस कर रहे हैं। लेबर कौन डिमांड करता है मार्केट में जाके? प्रोड्यूसर्स। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जितनी लेबर होगी उतना आउटपुट मार्केट में आएगा, और जितना आउटपुट मार्केट में आएगा उतनी डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में आ जाएगी। सो दीज पीपल दे फोकस्ड ओनली ऑन द सप्लाई साइड। इन्होंने डिमांड साइड को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी। अंडर द क्लासिकल थ्योरीज डिमांड साइड को, यानी कि कंज्यूमर साइड को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, उसे हम स्टडी करते ही नहीं थे। हम सिर्फ सप्लाई साइड यानी कि प्रोड्यूसर साइड को स्टडी करते थे। सो व्हाट हैपेंड दैट दिस क्लासिकल थ्योरी कोलैप्स्ड। ऐसा क्या हुआ कि अब हम क्लासिकल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, 1930s के एरा में आया था ग्रेट डिप्रेशन। उस टाइम पे मार्केट में सिचुएशन क्या थी? लेबर काम करने के लिए रेडी थी, लेकिन लेबर के लिए कोई जॉब नहीं थी। दैट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर वॉज देयर बट डिमांड वॉज नॉट देयर। इकोनॉमी में गुड्स तो थे, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स वॉज देयर इन द इकोनॉमी बट देयर वॉज नो डिमांड। लोग जाके गुड्स परचेज नहीं कर रहे थे। पैसा तो था इकोनॉमी में, कैपिटल वॉज देयर, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें? तो जो इनके लॉस थे, जो इनकी अजम्पशन थी कि सप्लाई होगी तो डिमांड अपने आप आ जाएगी, सप्लाई साइड ही इकोनॉमी की ग्रोथ को डिटरमाइन करती है, वो सब क्रैश हो गया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं थे। दिस मार्क्ड द कोलैप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। देन दे रियलाइज्ड कि हमें सिर्फ सप्लाई साइड पे फोकस नहीं करना है, वी हैव टू फोकस ऑन द डिमांड साइड एज वेल। डिमांड साइड इन फैक्ट प्लेज अ मेजर रोल in the economy or for the economic growth. That marked the collapse of classical theory, and then came the Keynesian theory of employment and output. Today we follow this theory. इस theory में demand side को बहुत ज़्यादा importance दी गई थी, right? So I hope you all have understood this concept of classical theory. This was all about classical theory. We have understood the assumptions, the model of the classical theory, and why did this theory collapse. In the next video, I am going to explain you the Keynesian theory of employment. So I hope you like the video. If you like it, please give a thumbs up. Do share it. Like the channel, comment, subscribe, and keep learning. Thank you so much.